फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा द सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज का टॉपिक जो है वो है क्या, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। और अभी जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उससे पहले रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। बेसिक चीजें पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें आपने पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है। तो आपने पढ़ा कि सॉलिड जो है, सॉलिड द वन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। और सॉलिड को आपने डिफाइन किया अच्छे से। उसके बाद में आपने बोला कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका क्या होगा, वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, एक डेफिनेट और ज्योमेट्रिकल शेप देंगे, इनका डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्लेन किया वहां पे। उसके बेसिस, उसके बाद में पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऑर्डर के बेसिस पे आपने सॉलिड को वहां पे डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या था, एमार्फस सॉलिड। अब आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि इसमें क्या है, एक रेगुलर पैटर्न होगा, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आपने पढ़ा, दे हैव सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना, एक्सेट्रा। और बहुत सारी प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा। एमार्फस के केस में क्या था, एमार्फस, द टर्म एमार्फस comes from the Greek word amorphous, that means no shape, no form, ठीक है ना, no form। इसके बाद में आपने इसमें पढ़ा कि ये भी, इसमें भी क्या होगा, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी, इसमें भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड मैनर में होते हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आपने इसके बारे में और पढ़ा कि इसका जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, ठीक है, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट साफ नहीं होगा, इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ब्लोन कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत सारे एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी बताया था हमने कि प्लास्टिक का एग्जांपल आपको बताया था, और आपको क्वार्ट्ज ग्लास का एग्जांपल बताया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आपने सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक कवर किया। अब आज का हमारा टॉपिक है, अभी रुकिएगा, चलने, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करना है, कंटिन्यू करना है और क्लासिफाई करना है। तो चलो क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। सॉलिड के केस में ज्यादातर हम लोगों ने क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। किसको, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को करने जा रहे हैं। तो क्लासिफाई करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपका क्या है, आयनिक सॉलिड, दूसरा आपका क्या है, आयनिक सॉलिड। उसके बाद में आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेटालिक सॉलिड, नेक्स्ट क्या है, मेटालिक सॉलिड। एंड फोर्थ वन इज, लास्ट इज कोवेलेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ, अब एमार्फस के बारे में, इस एमार्फस के बारे में अब हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। अब सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ना है, और पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट कर दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दे आर 4 टाइप्स, वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब एक एक करके हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले, इससे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है, इसको ये फर्दर क्लासिफाइड होगा। तो फिर अभी जो है स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, नोट्स बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे, पॉइंट को बस यहाँ पे आपको रिमेंबर करा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा आपको पता चल रहा है मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स भी होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया नॉन पोलर, ठीक है ना, एनपीएमएस, शॉर्ट में हम लिखेंगे एनपीएमएस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। दूसरा है
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पीएमएस, ठीक है ना। सेकंड क्या है इसमें, पीएमएस है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा क्या है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक स्पेशल कैटेगरी इसमें आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड आएगा। एनपीएमएस, ठीक है ना, एनपीएमएस नॉन पोलर। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो कि क्या होंगे, जिसका नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब आप समझते हो कि दो सेम टाइप के एटम्स जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या बनाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। तो पहला इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ either atoms और molecule, ठीक है ना, either atoms और molecules। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो दे आर हेल्ड बाय, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे कैसे होंगे, दे आर कोवैलेंटली, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे। दैट मींस इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। एटम्स की बात करें तो इसमें एटम्स कौन से, जैसे आप आर्गन ले सकते हो, हीलियम ले सकते हो, है ना। ये एटम्स यानी कि जो एटम्स होंगे वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा क्या इसमें आएगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि जिसका U इक्वल टू, दैट मींस बोले तो डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और मैंने आपको 11th में ही बताया है कि नॉन पोलर क्या है, अगर दो सेम एटम कंबाइन करते हैं, when two same atoms, same electronegative atoms are combined by covalent bond, then those molecules are non-polar molecular solid। तो लाइक एग्जांपल अगर हम लें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लें, इस मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल यहां पे लें तो H2, Cl2, F2, N2, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये इस कैटेगरी में आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोगों ने यहां से डिफाइन करना स्टार्ट किया, तो इसे फर्दर क्लासिफाई किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, बस 3 टाइप्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई किया। अब इसको इरेज करते हैं, ये हो गया, क्लियर हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट वीडियो में जो वीडियो आपने सीन किया होगा, आपने देखा होगा कि आपको वहां पे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है, तभी आप लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया, हमसे बात नहीं किया कि हमें यहाँ पे डाउट है, ठीक है ना। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा आप कांटेक्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो आप बिल्कुल पहले क्लियर कर लीजिए, U इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस U इस बार डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इसमें कौन सा, जो भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, HCl, SO2, दैट मींस ऐसे मॉलिक्यूल आएंगे जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से क्या होंगे, बने होंगे। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि जैसे लाइक HCl, H और Cl के बीच में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज, यहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 3.5 एंड 2.1, आप देख सकते हो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। Cl is more electronegative than hydrogen, ठीक है ना, and that's why the Cl, the electron density are shift towards the Cl and they have acquired negative charge, del negative and they have del positive charge. That means they are polar in nature, as Cl like SO2। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में जो भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। और अब वहां पे क्या होगा, अगर इसका कंपेयर करें हम लोग इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से कंपेयर करें तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल नॉन पोलर था। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा, चाहे वो एटम्स था या H2 था, मॉलिक्यूल था, या फिर यहाँ पे ये दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अगर जुड़ता तो ये कौन सा बॉन्ड होता,
लंदन फोर्स, दैट मींस वंडर वाल फोर्स की बात करें तो वंडर वाल फोर्स होता है, और उसमें भी वंडर वाल फोर्स में आपने पढ़ा था लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। अब इसके केस में अगर आप यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करोगे तो HCl, अब एक HCl दूसरे वाले HCl से जुड़ेगा, तो बताओ यहाँ पे ये डेल प्लस एंड डेल नेगेटिव, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा इंटरेक्शन है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्लियर है, ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे कौन सा। तो अगर आप देखो तो वांडर वाल फोर्स में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सबसे जो वीक फोर्स होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, क्लास 11 में ही आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे वीक फोर्स है। इसके कंपेयर में यहाँ पे पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, दैट मींस दे आर स्ट्रांगली हेल्ड इन कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी चीज, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, यहां पे भी कोवैलेंट बॉन्ड था और यहां पे भी क्या है, यहां पे भी कोवैलेंट बॉन्ड है। एक प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन कर लें, ये कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे दोनों के केस में कौन सा बॉन्ड है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना भैया, वो क्या होता है, डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल का मतलब आप समझते हो, यहाँ पे दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर, दैट मींस यहाँ पे दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई के बीच में सेंटर्ड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, दो न्यूक्लियाई उसे होल्ड करेगी, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, दैट मींस इन दोनों के केस में अगर बात करें तो दे बोथ आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और एक बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, अगर ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है और ये आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पीएमएस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपेयर में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी में एक स्पेशल कैटेगरी है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपने पढ़ा था कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ही लिमिटेड एटम्स के बीच में बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपके पास में है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, तो यह फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड इन सम केसेस Cl आल्सो, बहुत कम केसेस में देखा गया है कि Cl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस यू लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इनकी ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है, नाइट्रोजन की 3.5 होती है, सॉरी 3 होती है, और ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ठीक है ना। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको ध्यान में रखना है, इसका बस एक ही एग्जांपल है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि दैट मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हेल्ड होगा, वो एसोसिएट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इन कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्या होगा, फोर्स होगा, दैट मींस आप क्या ले सकते हो एग्जांपल, H2O आइस का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक, हाँ, तो अब आपने पहला जो है यहां पे कौन सा पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो नाम से ही पता है आयनिक सॉलिड, यानी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या होंगे भैया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे, क्या होंगे, आयंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, और ये आयंस क्या होंगे, आयंस आर 2 टाइप्स, आयनिक सॉलिड है तो यानी आयंस होंगे, और आयन क्या होंगे, कैटायन और एनायन, ठीक है ना।
क्या होंगे, कैटायन होंगे और एनायन होंगे। और जब आयंस है तो आयन आपको पता है कि डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है दो पार्ट में, कैटायन में भी और एनायन में भी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, NaCl का। अब NaCl कंप्लीटली आयनिक सॉलिड तो नहीं है, लेकिन क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, हम उसे लेते हैं आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, कैटायन और एनायन। इस कैटायन और एनायन के बीच में, इस कैटायन और एनायन के बीच में ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड होंगे, तो आपको पता है कि दो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, जबकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। दो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज किस फोर्स से जुड़ेंगे, तो कौन सा फोर्स होगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट मींस एनायंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब आपको पता है, और आयन की प्रॉपर्टी में बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रांगली होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, तो इनके आयंस क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस नो डाउट, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयन जो होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या जानना है, एक बात और यहाँ पे अभी और आपको बताना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, जब ये आपके आयनिक सॉलिड, अगर आपका आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि क्या है, कैटायन और एनायन के बीच में, आपके पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे कि आयंस फ्री नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कंडक्टर का मतलब क्या है, मूवमेंट। और जब किसी आयंस का, यहाँ पे कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और एक मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक में कौन सा, मेटल काम करता है। उसके बाद में आयंस के केस में क्या होगा, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी का काम करता है। आयनिक कंडक्टर में क्या है, आयन कंडक्टर का काम करेगा। तो आयंस में फ्री आयन होना चाहिए। अगर ये आयनिक सॉलिड जो है ये गुड कंडक्टर होना चाहता है, टू बिकम अ कंडक्टर, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्री आयंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में इसमें क्या होगा, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और आपसे कंडक्टिविटी की बात करें कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप क्या बोलोगे, नहीं, ये जो है सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर इसे आप मोल्टन स्टेट में लेके जाते हो, क्या है, मोल्टन स्टेट में लेके जाते हो, इससे पहले बात आपको एक्सप्लेन किया गया है। मोल्टन स्टेट में जैसे इसको लेके जाओगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। मोल्टन मतलब मेल्ट किया हुआ। जब आप मेल्ट करोगे तो आयन क्या होगा, ब्रेक होगा, और उस केस में पिघला हुआ, उस केस में आयन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है। तो आयनिक सॉलिड जो है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो है, लेकिन सॉलिड के केस में, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए आयंस, अगर आयनिक सॉलिड है तो हमें फ्री आयन चाहिए, अगर मेटल है तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर है पहले से। अब नेक्स्ट क्या है, आयनिक सॉलिड के केस में और क्या होगा, क्योंकि ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, तो ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, क्या होंगे, हार्ड होंगे, और भी बोल सकते हो क्या, हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, ये सब आप जानते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, आप जानते हो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ये आयनिक सॉलिड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। ये सब नोट्स आपके पास में है। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। अब यहां पे देखिए मेटालिक सॉलिड के केस में भी क्या है, मेटल है। अब आपको पता है कि मेटल्स में भी क्या है, कोई भी मेटल होगा तो मेटल आर, आप बोलते हो ना कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स
ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? यहां पे जो कंडक्टिविटी का काम करता है, कंडक्टर का काम करेगा, वो कौन करेगा? यहां पे कौन काम करेगा कंडक्टिविटी का? इलेक्ट्रॉन करेगा। अब होता क्या है? दूसरी चीज, मेटल के केस में क्या देखा गया कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? लो होती है। दैट मींस दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मेटल के बाद में इनमें क्या हुआ कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं इसका सोडियम, ठीक है ना। अब सोडियम चेंज हो जाता है किसमें? Na+ में। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यही केस आपको यही बचाना है कि ऐसे बहुत सारे मेटल्स क्या होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पे भी क्या है? मेटालिक सॉलिड के केस में भी क्या है? इस मेटल दैट मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्नेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बताया हुआ है आपको 11th में, कर्नेल बोलेंगे, ठीक है ना। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा उस पार्ट को क्या बोलेंगे? कर्नेल, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट मींस सी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पूरा का पूरा क्या है? एक आप ऐसे मान लो कि इस आपके स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या होंगे? सोडियम आयंस होंगे और बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन किसके बीच में? यहां पे भी देखिए, अभी आयनिक सॉलिड के केस में मैंने आपको क्या बताया कि दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस वहां पे क्या था? एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज के बीच में था। यहां पे दोनों चार्ज, यहां पे नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब दैट मींस ये है कि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए यहां पे भी Na+ और सी इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक सॉलिड के केस में क्या होता है? ये मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बॉन्ड को, इस अट्रैक्शन को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉलिड के केस में क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और आप बोलते हो जो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपके पूरे मेटालिक सॉलिड क्रिस्टल में क्या करेंगे? मूव करेंगे, ठीक है ना। ये रीजन है मेटालिक सॉलिड के, मेटल्स के कंडक्टिविटी का, ठीक है। इनकी भी, इसमें भी फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एमपीएस से कंपेयर करोगे, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मेटालिक सॉलिड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटालिक सॉलिड के केस में भी क्या है? नेक्स्ट है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। यहां पे भी क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे बहुत सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप जॉइंट मॉलिक्यूल बोलते हो। दैट मींस बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहां पे जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? डायमंड का, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। क्या लेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड। अब आपको पता है डायमंड के बारे में 11th में भी आपने पढ़ा है, ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ा है, सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में मैंने वहां पे बताया था। यहां पे भी क्या है? ये सब कौन से मॉलिक्यूल हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं ये? डायमंड, ग्रेफाइट